अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है, फिट एंड फाइन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं इस बात से जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन का आगाज़ दुआओं के साथ करना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करना चाहिए और इस बात के साथ दिन का आगाज़ करना चाहिए कि आज के दिन आप ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव काम करेंगे और आज के दिन आप कोई ऐसी क्रिएटिविटी पूरे दिन में अपने लिए, दूसरों के लिए दिखाएंगे जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें और दूसरे भी बहुत कुछ सीख सकें। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं हम कि स्किन रेमेडीज़ और स्किन के हवाले से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए, कोई ऐसा टोटका मिल जाए जिससे स्किन जो है उसमें ग्लो आ जाए, स्किन ग्लो कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसकी रीज़न ये है कि या तो रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत टिपिकल होती हैं या फिर आप लोगों को इतना लंबा रेमेडी बताते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और फिर जो है प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे पास आपकी स्किन पे ग्लो लाने के लिए, आपकी स्किन को ग्लास लुक देने के लिए कोरियन स्किन वाला जो टोटका है ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो आपने ज़रूर अप्लाई करना है और ये टोटका है भी बहुत आसान। आपके घर में, आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें कौन सी हैं? ये है बासमती चावल। आपने ना चावल का पाउडर ख़रीदना नहीं है, चावल का पाउडर खुद घर में बनाना है। बासमती चावल लेने हैं, उसको आपने जो है वो क्रश करना है, उसके बाद आपने उसका पाउडर बनाना है और फिर आपने उसको छान लेना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें डालना है आपने नींबू, फिर आपने डालना है एलोवेरा जेल और फिर आपने मिलाना है उसमें दूध। और जब ये तमाम तर चीज़ें आप मिला लेंगे तो आपने इसका पेस्ट लगाना है और 15 से 20 मिनट तक ये आपने रेमेडी करनी है और रोज़ाना ये रेमेडी करनी है। ऐसा नहीं करना है आपने कि आप ये रेमेडी रोज़ नहीं करें, क्योंकि जब आप ये रेमेडी करेंगे तो इससे होगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अब इससे आपको कितने फ़ायदे होंगे? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी जो स्किन है वो कोरियन टाइप की हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लास लुक वाला इफेक्ट देगी। तो चावल का पाउडर, नींबू, एलोवेरा जेल और अगर आप चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं। तो ये जो है ना चावल का पाउडर, चावल का पेस्ट, ये आपने ज़रूर जो है रेमेडी ट्राई करनी है। रोज़ाना ट्राई करें, 15 से 20 मिनट तक अप्लाई करें और फिर देखें आपकी स्किन जो है वो चमकदार हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम की बात करते हैं। मौसम जो है वो औसम है और मौसम की सूरत हाल क्या है? मौसम की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि शहर कायद का जो मौसम है वो हो गया है जनाब थोड़ा सा बेहतर, यानी सर्दी हो गई है थोड़ी सी कम। गुज़िश्ता शब मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाओं के बायस शहर में नमी के तनासुब में इजाफा हो गया। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब जो मौसम की ओवरऑल फोरकास्ट है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम की ओवरऑल फोरकास्ट जो है वो क्या है। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और इसके अलावा 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगी वेदर फोरकास्ट, जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सो हियर वी गो अबाउट वेदर। अच्छा जी, जो वेदर है ये है जी 11 बजे 19 सेंटीग्रेड, फॉग है, ओके। इसके अलावा 12 बजे जो है वो 23 है, 1 बजे जो है वो 24 है और 2 बजे जो है वो 27 सेंटीग्रेड वेदर है। और जल्दी से चलते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं करेंसी रेट्स। करेंसी रेट्स क्या हैं? माल का हाल थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं और थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर होगा। तो माल का हाल है जनाब, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 205। इसके अलावा जो यूरो है वो है 329, कुवैती दिनार है 918। इसके अलावा क्या है हमारे पास? इसके अलावा जो है वो है यूके पाउंड 380, सऊदी रियाल 75। इसके अलावा हमारे पास है यूएई दिनार दिरहम 77 और फिर यूएस डॉलर 282 पर है। तो ये तो हैं जी करेंसी रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। सब्जियों के रेट्स भी शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से कि उनकी कीमतें जो हैं वो कहाँ तक जा पहुँची हैं। तो सब्जियाँ आ गई हैं, टमाटर आ गया 35 पे, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया आलू जो कि 23 पे है, फिर उसके बाद हमारे पास है लहसुन जो कि 288 पर है, फिर उसके बाद हमारे पास अदरक है 288 पर, फिर उसके बाद हमारे पास गाजर है 46 पर, फिर उसके बाद हमारे पास तुरई 104 पर और फिर उसके बाद जो है हमारे पास लौकी है 58 पे और फिर हमारे पास है फूल गोभी 46 पे एंड वी हैव खीरा 69। तो ये जो है भिंडी आ गई है अब 201 पे एंड प्याज आ गई है 52 पे। तो ये है जनाब वो तमाम तर सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब चलते जी गोल्ड की प्राइस के बारे में बात करते हैं। सोने और चांदी की कीमतों को जो है ना वो क्या हो गया है, एक नया रिकॉर्ड लग गया है, एक नए पर लग गए ना, पर आ गए सोने चांदी की कीमतों को। अब ये पर जो है इनकी कीमतें क्या हैं ये ज़रा मैं आपको बताती हूँ। आलमी मार्केट में सोना जो है वो $43
महंगा होकर $4,638 फी ऑन्स पर जो है वो पहुंच गया है। अच्छा, 1 तोला सोना जो है वो 4,300 महंगा हो गया है। 1 तोला सोना जो है वो 4,86,162 की नई बुलंद तरीन जो सतह है उस पर पहुंच गया है। अच्छा जी, मजीद ये कि 10 ग्राम सोना जो है 3,687 महंगा होकर 4,16,805 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 तोला चांदी 500 रुपये इजाफे से 9,575 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ पर क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में जो अहम समातें हैं वो आज कौन कौन सी अहम समातें हैं? बेंच के रूबरू सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स समेत आईनी दरखास्तों पर जो है वो समात होगी। तो ये तो है जनाब सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का और मेरी चाय भी आ चुकी है और आपका भी टी ब्रेक होगा। तो हम दोनों मिलके जो है, आप और हम मिलके जो है ये टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, रिस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं समंदर की। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग जब समंदर के बारे में बात करते हैं ना, और समंदर से हमारे जहन में आता है कि जी ज़बरदस्त खूबसूरत जो है वो समंदर है और एक खूबसूरत व्यू है और जिसको देख के ना दिल खुश हो जाता है कि लाइक अगर आप जाना चाहते हैं सी व्यू पर, समंदर पे या डीप सी में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये सोचते हैं कि वहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपको खुश कर देंगे। लेकिन अगर यही समंदर का पानी जो है वो आपको लगता है कि हरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रीन है, काही ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो क्या ये पानी गंदा होता है? क्या इस पानी में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं? ये टॉक्सिक पानी होता है? ये जो हरा पानी है, ये जो समंदर का पानी हरा है, ये क्यों हरा होता है? इसकी क्या वजूहात हैं और एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि जो समंदर का पानी है वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है? वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जो आबी हयात हैं, वो महफूज हैं या नहीं महफूज हैं? इस पर बात करने के लिए मौज़म अंकल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरीके से इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातें की समंदर के हवाले से कि भाई ये सारा कुछ होना चाहिए, कि वहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, मछेरों को चाहिए वो SOP फॉलो करें। वहीं अब ये एक नया सिचुएशन है कि कराची और बलूचिस्तान का जो समंदर है, जो साहिल है, वो ग्रीन ग्रीन है। इसकी क्या वजूहात है? आजकल बहुत ज़्यादा काही ग्रीन नज़र आ रहा है। ऐसा है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ। समुंदर के अंदर ऐसा है कि समुंदर जिस तरह आम आदमियों को बीमारी होती है, हम कहते हैं कि समुंदर को भी अगर बीमार होता है तो उसकी कलर में तब्दीली आ जाती है। इस प्रोसेस को ग्लोबली रेड टाइड कहा जाता है। लेकिन ये रेड होना ज़रूरी नहीं है, मुख्तलिफ कलर होते हैं, बल्कि जितने कलर आप सोचें अपने तस्वीर होते हैं। मुख्तलिफ पौधे या जानवर की ऐसी किस्में हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में जब ग्रो करते हैं, उनको ब्लूम्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाना, तो ब्लूम्स पे मुख्तलिफ किस्म के कलर हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी ये फिनोमेना होता है जो रेड टाइड का फिनोमेना है और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ये आजकल जो हुआ है, जो ग्रीन होता है, वो आमतौर पर एक नेचुरल फिनोमेना है जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सर्दियों में होता है। नवंबर से स्टार्ट होता है, बाद औक़ात मई तक चलता है या अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। ये एक जानवर है जिसको नॉक्टिलूका सिंटिलस कहते हैं। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि खसखस के दाने से थोड़ा सा छोटा होता है और ये जब बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो हो जाता है समुंदर के अंदर तो समुंदर का कलर चेंज हो जाता है। ज़्यादातर कंडीशन के अंदर ये ऑरेंज होता है पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन इस सीज़न के अंदर यानी फरवरी से लेकर मार्च के दरमियान जो होता है ये आमतौर पे ग्रीन होता है और ये इतना बड़ा स्केल पे फिनोमेना होता है कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान, ईरान, ओमान और यमन तक ये फैल जाता है। तो अभी कराची और बलूचिस्तान का जो साहिल है, जो समंदर है, वो इस वक्त में ग्रीन है, तो क्या ये जहरीला पानी है? नहीं, ये जहरीला पानी नहीं है। कराची से शुरू हुआ था अक्टूबर के एंड से और नवंबर में, और यह फैलता हुआ तकरीबन यमन तक, ओमान तक पहुंच गया है। लेकिन इस वक्त ग्वादर के इलाके में ये बिल्कुल पीक पे था चंद दिनों पहले से, और अभी भी इसका कलर येलोइश ग्रीन हो गया, विच ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अब तकरीबन ऑलमोस्ट कोलैप्स के करीब है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये जानवर जो है ये खुद कलरलेस होता है। लेकिन इसको मुख्तलिफ मौक़ात में अपने अंदर मुख्तलिफ मेहमान तरह से दूसरे काई को इसकी वजह से समंदर का जो कलर है वो चेंज होता है। जी। अच्छा, तो ये मारा पानी और बदाब पानी में क्या फ़र्क है? मारा पानी ऐसा है कि सिंधी ज़बान में जब पानी का कलर चेंज होता है उसको मारा पानी कहते हैं। अच्छा। और बलोची में बदाब कहते हैं कि बुरा पानी। और क्योंकि
अक्सर बदाब या मारा पानी या रेड टाइड का तर्जुमा है ये। अच्छा। तो ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो मछलियां मरती भी हैं। ओके। पाकिस्तान में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जब मछलियां मरी हैं, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं है जिसकी वजह से अभी ग्रीन, और दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे और हैं जो कि हमारे पास भी मिलते हैं और वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इनको जनरली कहा जाता है हैब, हार्मफुल अलगल ब्लूम। ओके। और सही। ये बाज़ औक़ात इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि जो उसके पानी का स्प्रे पे जो एक्सपोज होंगे उनको भी शदीद किस्म का ये बीमारी हो सकती है। बल्कि अमेरिका में जो फ्लोरिडा के इलाके में जो वहाँ रेड टाइड होती है गोनीलेक्स की वजह से, उसमें समुद्र के किनारे चलने वालों को कहा जाता है कि होशियार रहें, क्योंकि आपने ज़्यादा स्प्रे रिसीव कर लिया तो इट कैन बी फैटल ऑल्सो। तो पाकिस्तान में वो इस किस्म की सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई ओकेजन है जिस पर बहुत सारी मछलियाँ मर गई, सिर्फ ऐसी थी कि टॉक्सिक पाया गया, लेकिन ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। इस इलाके में जहाँ से ये रिपोर्ट हो रहा है, ग्वादर के वेस्ट बे में इस वक्त पीक पर है, वहाँ पर पीक फिशिंग सीजन भी है। अच्छा। इस वक्त सार्डीन और काफ़ी सीज़न है, सार्डीन पकड़ी जा रही है या रिबन फिश का सीज़न है। समुद्र की सतह पे जो लोग पकड़ते हैं वो सार्डीन पकड़ रहे हैं, और समुद्र की तह से जो पकड़ते हैं वो रिबन फिश करते हैं। ये उनका पीक सीज़न है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन यही अगर जब ये कोलैप्स हो रहा होता है, जैसे ख़त्म हो रहा होता है, तो जब ये जैसे कोई भी एनिमल मरता है तो कोई उसके जो प्रोसेस होता है, मरने के प्रोसेस में कुछ ऐसे केमिकल हो सकते हैं, मसलन ये अमोनिया जनरेट कर सकता है। तो अमोनिया अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन ओवरऑल ये नुकसानदेह नहीं होता। ये ओवरऑल नुकसानदेह नहीं होता, ठीक। यानी कि जो हरा पानी होता है ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। अगर ऑब्वियसली साइंटिस्ट होते तो उसका टेस्ट भी कर लेते हैं। आजकल अब क्योंकि जनवरी और फैब है, जनवरी और फैब में लोग फ़िशिंग के लिए जो है वो सोच रहे होते हैं, वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये मौसम कैसा है फ़िशिंग के लिए, ये मौसम कैसा है समंदर की सैर के लिए? बेस्ट मौसम है। अच्छा। क्योंकि इस मौसम में समुंदर काम होता है और आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि समुंदर आपको पता है मई जून जुलाई जो है 4 महीने या 5 महीने इंतहा से ज़्यादा रफ होता है, आप जा नहीं सकते। इस मौसम में मछलियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं, तो लोग इसलिए जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि रैशनैलिटी करना चाहिए कि मछली के अगर आप स्पोर्ट फिशरमैन भी हैं तो आप कमर्शियल फिशरमैन की तरह बहुत ज़्यादा मछलियों को, और ऐसी मछलियाँ जो कि कीमती मछलियाँ हैं और माहौल में ख़त्म होती जा रही हैं, उनका गैर ज़रूरी शिकार ना करें। क्योंकि मसलन जैसे एक ग्रुपर जिसे लोकल ज़बान में गिसर कहा जाता है या बलोची में नामो कहा जाता है, ये मछली सबसे फेवरेट मछली है, क्योंकि इसको स्पीयर फिशरमैन से भी शिकार करते हैं, दूसरे भी करते हैं। ये जितनी छोटी मछलियाँ होती हैं, तकरीबन कोई 5 किलो से छोटी, वो फीमेल होती हैं, उसके बाद वो मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा। अब आपने अगर बड़ों को मारते चले गए तो आपने सारे मेल्स को ख़त्म कर दिया, तो जो सेक्स रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको रैशनैलिटी को मेंटेन करना चाहिए कि आप शिकार करें अपनी इंजॉयमेंट के लिए करें, लेकिन आप कमर्शियल फिशरमैन ना बन जाए कि आप उसको डिस्ट्रॉय करें। बिल्कुल, कमर्शियल फिशरीज एक डिफरेंट चीज़ है, उसको भी अपनी लिमिट में होना चाहिए। लेकिन इस साल के दरमियान और गुज़िश्ता कई सालों से हम नोट कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट फिशरमैन भी जाते हैं वो भी इंडिस्क्रिमिनेटली फिश, तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। और लेकिन ये है कि यही मौसम है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। आमतौर पे कि समुंदर गिलास की तरह होता है, तो आपको सी सिकनेस भी नहीं होती। जिन लोगों को चंद लोगों को कुदरत का फिनोमेना है कि सी सिकनेस आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिनको नहीं होती उनके लिए भी बेस्ट मौसम होता है। तो इसमें इंजॉयबल मौसम है, सर्द मौसम होता है, इसकी अपनी एक ब्यूटी है समुंदर के अंदर। सही, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जब कोई फिशिंग पर जाता है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी सेफ्टी को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखें आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो आपको लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स या ऐसी चीज़ें हर हालत में लेके जानी चाहिए, क्योंकि समुंदर का कोई भरोसा नहीं होता, हादसात कहीं भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है और कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है। तो आपको अपनी हिफाजत को सबसे पहले जहन में रखना चाहिए। इवन छोटे बच्चों की भी अगर आप लेके जा रही हैं, इवन टॉडलर है उससे भी छोटे, तो उनकी भी लाइफ जैकेट लेके जाएंगे, खुदा ना खासा कोई हादसा हो। फिर आपके पास फर्स्ट एड की कोई किट होनी चाहिए। सही। बाकी आपके पास क्योंकि समुंदर के अंदर पानी का एक इशू होता है, तो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी होना चाहिए। और फिर खाने पीने की चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि आप इंजॉय कर सकें। और फिर जैसे भी समुंदर में जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, आपका मकसद शिकार भी हो सकता है, पिकनिक हो सकता है, सिर्फ सेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक इंजॉयबल काम है। या आप किसी और मकसद से जा रहे हैं, जैसे आप किसी कोरल पे डाइव करने जा रहे हैं। लेकिन जब भी जहाँ भी जा रहे हैं तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो वहाँ पर
कोई मदद इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। तो आपने हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है, और ना सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना है, लेकिन अगर आप खुद किसी को डिस्ट्रेस में देखें तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसकी भी हेल्प कर सकें। और हेल्प करना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप फिशिंग पर जाते हैं या पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने अपने साथ रख के लेके जानी है, जिसमें लाइफ जैकेट्स हैं और फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी, या जी बिल्कुल होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स तो मस्ट है। अच्छा, लाइट्स होनी चाहिए, कोई पता नहीं कि आप रात तक फंस जाएं वहाँ पे, आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कश्तियाँ स्टक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा फिशिंग के लिए मेरे साथ कम से कम हम अपने रिसर्च पर्पस के लिए गए हैं और बहुत दफ़ा रात को फंस गए क्योंकि कोई इंजन बंद हो गया या कोई मसला हो गया ऐसा। तो आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, आपके पास एंकर होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आप रात को भी सही तरह से रह सकें, क्योंकि आप तैयार करके जाएं कि कोई चीज़ ऐसी अनहोनी हो जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अंकल, आप हमारे शो पर आए। और इस हवाले से ना एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जनवरी और फ़ेब के मंथ में जाना चाहते हैं और पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो आप ये सारी मालूमात जानते हुए जाएँ। और बहुत सारे लोग जो हरे पानी की तरफ इशारा करते हैं कि वो टॉक्सिक पानी है या वो गंदा पानी है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स वो उसका अपना शेप भी होता है। और जो ये जो मछली जिसका जिक्र किया गया ना, नॉक्टिलो का, इस हवाले से भी जो है ये पानी अपनी शेप चेंज करता है। शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें हमारे साथ। वेलकम बैक। तो भाई रूहानी इलाज के बारे में बात करेंगे। और रूहानी इलाज जो है वो ज़िंदगी के हर मामले में आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे आप मदद ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मदद शामिल होती है और बग़ैर अल्लाह ताला की इजाज़त के ना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो रूहानी इलाज के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे शो पर इस वक्त मौजूद हैं अखुंज़दा तीन मोहम्मद साहब। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सबको सलामत रखे, कुल कायनात के हर बशर को सलामत रखे, सबकी खैर हो, सबकी रोज़ी को शाद हो, सबको शफा दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि अगर हम घरों से स्टार्ट करें ना तो हम बहन बेटियों से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी पेरेंट्स हैं जो कि परेशान हैं और उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते। और रिश्ता ना होना मतलब ये समझ से बाहर है कि वो अच्छी लड़कियाँ भी हैं, उनके घर में सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, सलीका शार भी हैं, हर चीज़ के लिए वो परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता नहीं होता। तो रिश्तों की रुकावट दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत आसान बात है। अगर करे, ना करे तो बहुत मुश्किल है जी। ये इंसान पर डिपेंड करता है। जो ताकत और कुदरत ने कुरान में रखी है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अगर हम बतौर मुसलमान इसको समझ सकें। सूरह मुज़म्मिल 7 दफ़ा, सूरह आल इमरान का पहला और आखिरी रुकू भी 7 दफ़ा, उसके बाद सूरह बनी इसराइल की एक आयत है जो 80 से शुरू होती है, 81 भी ख़त्म होती है। इबारत ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाकुल हक़्क़ु ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। 133 मरतबा असर बात पढ़ के, ये तमाम कलाम पढ़ के दुआ भी मांगे और पानी फूके पीते रहें। लेकिन 2 काम हराम है, वो नहीं कर सकते। ना किसी को बदुआ दे सकते, ना किसी को बुरा बोल सकते हैं। आपके पास 50,000 मसाइल हैं, इसी में दुआ मांगे सब होता जाएगा और पानी फूके पीते हैं पूरा ख़ानदान। अच्छा, साथ ये कि जो आपके पास मेहमान आते हैं, आपके पास कोई दलील नहीं है कि ये आपकी अच्छाई के लिए आया हुआ या आपकी बुराई के लिए, कोई दलील नहीं है आपके पास। सही। हाँ। लेकिन उस मेहमान को भी ये पानी लाजमी पिलाओ। अगर वो बीमार है तो उसे शिफा मिल जाएगी। अगर वो किसी बुरी नीयत से आता है, उसका सारा नामा माल उसके साथ वापस जाएगा, लेकिन वो भुगतेगा और बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, सही। तो जब ये अमल आप करेंगे तो आप दुआ क्या मांगनी है ये आप ज़रूर अगर चाहें तो रिपीट कर लें। अगर आपको ये लगे कि मैं बताइए तेज़ बोल रहा हूँ तो आप रिपीट कर दें। जी 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 जी। कि या अल्लाह मेरा नसीब अच्छा कर, मैं उस घर में जाऊँ जिनके लिए मैं अच्छी हूँ। पहले अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करो, मैं अच्छी हूँ और वो लोग मेरे लिए अच्छे हों। मेरी ज़िंदगी सेहत वाली, ईमान वाली, कुछ ज़्यादा रिस्क वाली ज़िंदगी गुजरे, मुझे कभी ज़िंदगी मुहताजी न हो। और ये दुआ मेरी कायनात के तमाम लोगों के लिए ये दुआ करनी बहुत ज़रूरी है। सही। जब कभी भी सबा आपकी शहज़ादी दुआ कबूल होती है, मेरी या किसी की होती है, हम इसमें कायनात को शामिल करते हैं तो सबका भला होता है जी। क्योंकि आपकी दुआ अगर कबूल होती है तो उसका मतलब यह है कि कायनात में सबकी दुआ मांगी और सबका मसला हल हो गया। बिल्कुल। तो ये दलील है। और इसके अलावा आपके जितने मामलात ज़िंदगी इसी में पढ़ के दुआ मांगते हैं।
इसी में पढ़ के दुआ मांगते हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गया रिश्तों का मसला कि जिन लोगों के रिश्ते होने में रुकावट है वो ये ज़रूर दुआ मांगे, और ये जो बताया है हाजी साहब ने उसके ऊपर जो है वो ज़रूर अमल करें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर घरेलू नाचाकी है, हस्बैंड वाइफ जो है उनकी आपस में बनती नहीं है, वो क्या करें? उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई किसी ने कोई जादू करा दिया है, कोई अमल है, कोई वहाँ पे किसी चीज़ का गुजर है, कहते हैं ना कि कुछ हो गया है, कोई जिन्नात है, ये कैसे पता चलेगा? बड़े मज़े का सवाल किया। हाँ। सलामत रहो जी। पहला तो ये कि अगर किसी को दुख तकलीफ परेशानी है, तकलीफ बहुत शदीद तकलीफ है, तो वो अजियत में, तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, वो मुझसे रब्ता करके तो अपनी कार्ड करा के दुआ करा सकते हैं। मेरा नंबर ये है 030092951006। इस पे रब्ता करके अपनी दुआ करवा ले अपने मसाइल। और मेरा यूट्यूब चैनल ADM नेचुरल्स हाउस का, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं कि जो आप सबके काम आती हैं अपने मसाइल। उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम है कार्ड का। अच्छा। वो जहाँ भी तकलीफ है आप उसको प्रोग्राम को लगा के हाथ रखते उठाते हैं, हाथ रखते उठाते हैं, आपको शफा मिलना शुरू हो जाती है। 24 घंटे में जितनी बात चाहें तो कर लें। शहजादी, ये जो आपका सवाल है इतना कारामद है कि शायद मेरे ख्याल से दूसरे सवालों से बहुत आगे है। यहाँ एक दस्तूर बना हुआ है, दस्तूर के जिसके पास होता है, जादू किया, बंदिश की, ये मैं काट करूँगा ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जादू की काट होती कैसे? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। ये 99% झूठ होता है, 1% सच होता है। अच्छा, ठीक है। आप बतौर मुसलमान कहीं मुहताज नहीं है, मैं भी मुहताज नहीं है। जी जी। आपने देखना है कि आप पे जादू कुछ है या नहीं है। आपने 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के सोने से पहले दुआ मांगने की, अल्लाह तुम मुझे हिदायत दे, मेरी मदद कर कि मेरे ऊपर क्या कुछ है, ताकि मुझे दिखा, मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। 7 दिन में जितने भी ख्वाब देख लें वो लिख लें, 8वें दिन मुझसे ताबीर ले लें। अच्छा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका वहम है, आप पे जादू टोने हैं, आप पे जिन्नात हैं, मोकलात हैं। ये चीज़ें हैं, जिन्नात भी हैं, मोकलात भी हैं, और जादू सब कुछ है, लेकिन कम से कम 99% लोगों पे नहीं है। सही। ठीक है। और जिन पर हैं वो क्या करें? जो 1% तबका है, जो इस जद में आया हुआ है, जिस पर जादू है, जिस पर नजर है, हसद है, जिनके पीछे लोग लगे हुए हैं, वो कोई क्या भी परेशानी है। हाँ। कोई परेशानी है। फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, अपने पास पानी रख लें और पानी फूंक के पिए। उसके बाद सूरह आल इमरान का पहला और आखिरी रुकू पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूंक के पिए। और दुआ अपने अकेले के लिए मांगना, सारे ख़ानदान के लिए, कायनात के लिए मांगना, जो भी है, जिस मज़हब से भी है, लेकिन उसको अल्लाह तू शफा दे, उसकी मुश्किलें ख़त्म कर। सही। ठीक है। फिर सूरह बनी इसराइल का पे जाते हैं। आपने हर नमाज के बाद 133 दफ़ा पढ़ने, वकुल जाकुल हक को जाकर बात लो, इन्नल बातला काना ज़ुका पढ़ के दुआ भी मांगनी, और उसी पानी फूक के पूरा ख़ानदान पीते रहे। और बावजूद होके 3 लफ्ज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सही। पढ़ के जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ भी छींटे मारे, उन्हें पानी पिला दें। जो रुकावटें सर पे, सीने पे छींटे मारे, गर्दन पे, पीठ पे छींटे मारे, पानी पिला दें। और इंशाअल्लाह आपके सामने अगर कुछ ऐसा है, जादू है, जिन मोकलात हैं, वो चीज़ें उसका साथ छोड़ देंगी। वो शख्स ऐसे आज़ाद हो गए जिससे उसके वजूद से मनो वज़न उतर चुका है। ठीक है। लेकिन 2 चीज़ें लाजमी हैं, अगर समझे मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप रिपीट करना है कि दोनों हराम है। ना किसी को बदवा देंगे, सही, ना बुरा बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ पे आप बोल सकते हैं, वो ये, अल्लाह जिसने मेरे ऊपर जादू करवाया, मेरे ऊपर जिन्नात मुगलात छोड़ें, अल्लाह तो उसको खुद सजा दे। ये आप बोल सकते हैं, या आपका हक है, क्योंकि हमारे हुक्म है कि नाक के बदले नाक है, हाथ के बदले आँख, हाथ है, आँख के बदले आँख है, कान के बदले कान है। जो ये चीज़ फिर भी आप अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं। जब अल्लाह की तरफ आप भेज रहे हैं तो रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बात सुननी है और सबकी बका करनी है, मेरी भी सुननी है, हर किसी की भी सुननी है। सही। चलिए जी, हमें ज्वाइन किया है कॉलर ने। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम। देखिए, आज मेरा नाम जो है हाजी साहब बताएंगे। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहचान लें मुझे, आपके पुराने कॉलर हैं हम, और आपके मुतक़िद हैं बहुत बड़े। यही भाई तो नहीं है? जी जी। चलिए जी, सवाल करें आया। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि देखिए हाजी साहब, बात ये है कि 2 सूरत बातें ना, आपने रूहानियत की बात की, आप रूहानी को इलाज करते हैं, लेकिन असल में हमारे घरों में रूहानियत का माहौल भी तो खराब है ही नहीं ना। पहले कुरान खानी होती थी, एक माहौल बनता था, अच्छे बड़े दिन में लोग पढ़ने बैठते थे, अब तो है नहीं। हमें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम वजीफे कहाँ पढ़ेंगे।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, बात ये कि ये बात अपनी जगह है, नजरे बद और जो भी उसके असरात होते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक चक्कर ये होता है कि क्योंकि आजकल ऐसे लोग, आप अच्छे मतलब इंसान हैं और ज़ाहिर बेलौस आदमी है, प्रॉब्लम ये हो गई कि लोग जो जाते हैं ना दूसरी जहाँ इलाज कर रहे हैं रूहानी, वो उनको दूसरे चक्करों में डाल देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, बहू हो तो सास, सास हो तो बहू। अब इस चक्कर में जो है ना घर के घर तबाह हो जाता है। इस बारे में कुछ जरूर फरमाइए। चले जी, ठीक है, याया ने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। याया का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर हम आजी साहब के सामने रखेंगे और वो उनसे जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जिस तरह से याया ने भी ये सवाल किया था कि घरों में जो माहौल है वो भी उसी तरह से रूहानी होना चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब हों, कुरान ख़ानी वगैरह होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग शायद इस चीज़ से दूर हो गए हैं और पता नहीं क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं ऐसी क्या लोगों के साथ में मजबूरी है या क्या ऐसा कुछ है कि आप अगर अपने दीन से ही दूर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए बचा ही क्या है? आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। मतलब आप दीन है तो आप है ना, मतलब लोग इस खैर बरकत से दूर होते जा रहे हैं, लोग पता नहीं किन दूसरे जो है वो चक्करों में पड़े हुए। आपका सवाल बड़े काम का, या का सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, जब हम कलमा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान दीन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर दीन मौजूद नहीं तो हम खाली हैं। सही। हमारे अंदर दीन मौजूद नहीं है तो हम खाली हैं। सही। कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो गया, बल्कि दीन हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि हमने अपनी नमाज की कोशिश करनी कि 5 वक्त की नमाज हमारी वक्त पैदा हो। सही। फिर दूसरा काम ये है कि हम कुरान पाक जितना पढ़ सकें, एक रूह पढ़ें या एक सूरह पढ़ लें। हाँ। अगर उतनी भी ये नहीं तो कम से कम एक आयत पढ़ लें, और घर का माहौल उस फितने फसाद से दूर रखें जो आपको शैतान गुमराह करके दीन से दूर कर रहा है। ये आपकी हमारी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सही। वो घर का जो सरबरा है, चाहे माँ है या बाप है या शौहर है, बीवी है, इस सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हाल में अपने घर के माहौल को वो ना बनाओ जो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हो। सही। मज़हब के मुताबिक आने के लिए हमने पहले सब्र चाहिए, इस्तिकामत चाहिए, और हमें सच्चाई चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे अंदर सच्चाई और ईमान होना चाहिए। जब जिसने ये आ गया तो आप यकीन माने हर औरत मर्द मुसलमान जितने भी हैं ना, उनमें ईमान आ जाएगा। सही। जो बुनियाद है वो झूठ की है। जिस घर में झूठ बोला जाए, छोटे से लेकर बड़े तक झूठ पे चलते रहें, उनकी ज़िंदगी झूठ पे चल रही हो, और ये तयशुदा बात है, उस घर के अंदर खैर बरकत कभी नहीं हुई। सही। तो ये जो सवाल आपने किया या याहिया ने किया, हमें हर हाल में हर मुसलमान मर्द और हर घर वाले को अपने अल्लाह रसूल की तरफ रजू करना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आपने जो सवाल किया भी ना कि कुरान खानी, सब जब हमारे घर में तकलीफ आती है हम कुरान खानी क्यों करवाते हैं? हाँ, जब तकलीफ आती है तो आयतुल करीमा ख़त्म क्यों करवाते हैं? खत्म हो। हाँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा दुनिया कब्र मैशर कुरान से जुड़ी हुई है। सही। दुनिया कब्र और आखिरत हमारी कुरान से जुड़ी हुई है। सही। फिर जो मैं आपको आयतें बता रहा हूँ सब कुरान की है। हमारी बका सलामती शफा कुरान से, हमारे मसाइल का हल कुरान से। मैं एक सवाल करता हूँ कि रब से दुआ क्या मांगो कि या अल्लाह तू मेरी गैब से मदद कर, या अल्लाह मेरी रोज़ी गैब से कुशादा कर, या अल्लाह मेरी उस जगह पे शादी हो जहाँ मैं उनके लिए अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, वो मेरे लिए अच्छे हों। अल्लाह मेरी ज़िंदगी का रिज़्क़ कुशादा रखना, सेहत ईमान के साथ रखना। हाँ। जब ये दुआ मांगे, और ये दुआ मेरे लिए भी है, ये दुआ सारी कायनात के तमाम मुसलमानों के लिए भी है। सही। लेकिन जो मुसलमान नहीं उसके लिए भी दुआ मांगे, लेकिन उसके लिए ईमान नहीं मांग सकते। बाकी दुआ मांगे, हाँ। तमाम गैर मुस्लिम को भी दुआ में शामिल रखें, लेकिन उसके लिए ईमान नहीं मांग सकते हम। सही। क्योंकि ईमान उसके के लिए मांगे जो दायरा इस्लाम के अंदर हो। दायरा इस्लाम से बाहर के लिए ईमान का सवाल नहीं है। तो ये जो सवाल किया तो हमारा ओढ़ना बिछोना, इसको बोलते हैं ना उर्दू में, एक मिसाल है, वो हमारा दीन इस्लाम हमारा सब कुछ है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमें ना फॉलो करना चाहिए, और हमें अपनी नमाजें जो है उनको बिल्कुल प्रॉपर करना चाहिए। और जब तक आप अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? अल्लाह ही, जब कहते हैं ना कि भाई आपने अपना सब कुछ सरेंडर करके तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से दुआ करनी है, और अल्लाह ही कबूल करने वाला है। अच्छा हाजी साहब, जिस तरह से अभी हम सारे मसलों को डिस्कस करते जा रहे हैं, वहीं एक और मसला भी है बेरोज़गारी, वहीं एक और मसला भी है कि भाई जॉब्स के मसले, बेरोज़गारी, लोग कर्ज़े लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए क्या रूहानी हल है? जज़ाकल्लाह। पहला सवाल तो मैं एक जवाब दूँ कि वो लोग जिनके केस कोर्टों में बहुत ज़माने से चल रहे, सही, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं आता, वो असर की नमाज के बाद
सूर्य बनी इसराइल वकुल जाकुल हकुल जाकल बात नल बातला काना ज़ोका 133 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह मेरी गैब से मदद कर और ये केस का इंसाफ का फैसला हो। सही। लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं? इंसाफ का फैसला हो। हाँ। उसके बाद अगर उसके पास जितना भी टाइम है, जितना भी वक्त है, आधा घंटा घंटा जितना वो बैठ सकता है, तो या वहाबों का विर्द करना शुरू कर दे, या वहाबों पढ़ते 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 जब वो बोले कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है, फिर दुआ मांग ले, अपने लिए भी सबके लिए भी। और यही चीज़ बेरोज़गारी के लिए भी है, और यही चीज़ जो है ना सारे मामलात की दुआ मांगे। लेकिन एक बात याद रखें, दुआ यही मांगनी कि या अल्लाह मेरी रोज़ी गैब से कुशादा कर। ये नहीं कहना कि फ़लानी कंपनी में मुझे काम मिल जाए, फ़लाने चैनल में मुझे काम मिल जाए, फ़लानी जगह मेरी नौकरी लग जाए, ये नहीं मांगना। अच्छा। वजह क्या है? हाँ। कि सबा अल्लाह आपको इतना देना चाहता है और आप इतना सा मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। आप अल्लाह पे छोड़ें, अपने आप पे नहीं छोड़ें। आप अपने आप को अक्लमंद न समझें, आपको आजिज़ समझें। हाँ। मैं अल्लाह गवाह के में आजिज़ इंसान है, मेरी औकात 1% की भी नहीं, बहुत आजिज़ इंसान है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब आप ये मांगेंगे अल्लाह तू मेरी रोज़ी गैब से कुशादा कर, अल्लाह मेरी मदद गैब से कर, और मेरा महबूब वहाँ से आपके लिए बंदोबस्त करता है जहाँ आपका गुमान भी नहीं होता है। तो ये दुआएं जो हैं ये रंग लाती हैं। लेकिन आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर ज़िंदगी में कभी मुलाकात हुई तो आप मुझे जवाब ज़रूर देना। जी जी। जितने लोग दुआएं मांग रहे हैं, अगर उनको रिकॉर्ड कर लें, सुन लें, जब तसली सुनोगे तो वो दुआ की शक्ल में बदुआ दे रहे होंगे, और आप सब उसको कहते हैं कि आमीन। अच्छा। मैं तुम्हें एक मिसाल दे दूँ। हाँ। आप कहती हैं कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर, ये मांगता है, बिल्कुल। ये बहुत बुरी बदुआ है। अच्छा। आपकी दुआ कबूल होगी, आज मुश्किलें आसान होगी, लेकिन कल मुश्किलें दोबारा आ जाएंगी। अच्छा। ये बदुआ है। आपने दुआ मांगनी, अल्लाह मेरी मुश्किलें ख़त्म कर, मेरी बीमारियां ख़त्म कर, कायनात में तमाम मेरे मरीज़ों को शफा दे, उनकी बीमारियां ख़त्म कर, उनकी मुश्किलें ख़त्म कर, सबकी अल्लाह गैब से मदद कर। ये बेहतरीन दुआ है। सही। मुश्किल आसान कर एक जगह मांगी जाती है, वो सिर्फ मरने वाले के लिए, उसका दम नहीं निकल रहा है, सकरात में है, वहाँ दुआ मांगी जाती है, अल्लाह इसकी मुश्किल को आसान कर दे ताकि ये आज़ाद हो जाए। आज़ाद। सही। बिल्कुल। इसलिए देखो, मैं तालिब मतलब इल्म दुआ जब भी मांगे सिर्फ अपने लिए नहीं मांगे, सबके लिए सबके। मांगे, पूरी कायनात में जितने लोग हैं उनके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला सबके घरों में जो है खैर बरकत रखे। और जहाँ जहाँ जिन लोगों की जो बेटियां हैं, जिनके नहीं बेटियां बेटे होते, दोनों। हाँ बेटियां बेटे दोनों, आजकल तो वैसे लड़कों का भी ये बहुत मसला है, उनको भी जो है ना वो रिश्तों के बहुत ज़्यादा मसले, तो उनके जो मसले हैं वो भी दूर हों। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही चीज़ जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने, जब आप किसी और के साथ नेकी का इरादा करते हैं ना, या आप किसी और के लिए अच्छी इंटेंशन रखते हैं, वही पलट के आपकी तरफ आता है और वही आपके काम आता है। मतलब आप अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो वो ये नहीं कर रहे कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, वो आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपनी नेकी में इजाफा कर रहे हैं, उससे आपकी मुश्किलात और मुसीबतें दूर होंगी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी। सब्र एक बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, जैसे दुआ करेंगे जुर्म खत्म हो जाए, गुनाह है भयानक। जी जी। बेटी नफसियाती मरीज़ है, उसे दवाई खिला के बोला जी बस इसको मिर्गी दौरा पड़ता, हमने खिला दी। लड़के के साथ भी ऐसे केस बहुत आए हैं, बाद में मालूम हुआ कि वो टोटल जो है मेंटल है। दुआ करें कि ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों से जो है वो अल्लाह ताला बचाए सबको। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में या वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से जो हमें हमारे शो पर ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब विश करते हैं हम एक ऐसी बर्थडे जो कि मेरे लिए भी बड़ी स्पेशल है और ऑब्वियसली इनके जितने कोलीग्स हैं उनके लिए बड़ी स्पेशल है। ये हैं हमारी मेकअप आर्टिस्ट सादिया और आज है इनका बर्थडे। और सादिया बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। आप देखते हैं मेरे जो रोज़ाना लुक होते हैं और जो सारी चीज़ें मेरी हो रही होती हैं वो सादिया की वजह से होती है। सादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू आपको, और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा सा गुजरे। और ये सादिया की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए जी, ये सादिया का बर्थडे है और आज सादिया की तरफ से पूरी टीम को जो है वो ट्रीट भी दी जाएगी। तो सादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, ऐसे ही हमारे मेकअप्स जो हैं अच्छे अच्छे करते रहें। और आज जो है वो ट्रीट भी मिलने वाली है। और सादिया के साथ मेरी पिक्चर भी थी, वो क्यों नहीं लगाई, वो ज़रूर लगाइएगा, इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। चले जी, ये तो थी सादिया की बर्थडे जो कि आज हमने अभी सेलिब्रेट करनी है शो के बाद। अब वेलकम करते हैं शो में, हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट ने, और हमारे गेस्ट में है जी आयशा खान और सहर शुएब। इन दोनों को शो में वेलकम करेंगे। और टॉपिक जो है वो ये है कि जो फुप्पो होती हैं या फुप्पियाँ होती हैं उन पर इतनी तनकीद क्यों होती है भाई, मतलब ये क्या मसला है। कोई ना कोई किसी की फुप्पी तो होता है, कोई ना किसी ना किसी का भाई तो होता ही है। और ये जितनी भी फुप्पियाँ हैं ये इतनी बदनाम क्यों हैं, क्योंकि इन दी एंड
सभी फुप्पियाँ होते हैं, सबके भाई होते हैं और सबके पास ये टाइटल है कि वो किसी ना किसी की फुप्पी हैं, फिर इतनी तनकीद क्यों फुप्पियों के ऊपर? आयशा जी आपसे स्टार्ट करते हैं, आप दोनों को शो में वेलकम भी करते हैं, ये बताएं इतनी तनकीद क्यों? अच्छा देखिए, एक तो मुहावरतन भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो अपने उनसे भतीजों से बहुत प्यार है। और लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि उनको ना लगता हो कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि माँ जिसके करीब होती है ना, बच्चे उसकी तरफ जाते हैं, तो माँ का खुद ब खुद रुझान अपने मैके की तरफ होता है। राइट। तो बच्चे खुद ब खुद उस तरफ झुकते हैं। उनको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि वो ये फैसला कर सकें कि फूफियाँ ददियाल अच्छा है या ननियाल अच्छा है। लेकिन बेसिकली अगर उनको फ्रीडम दिया जाए तो यकीनन वो अपने ददियाल को भी उतना ही प्यार देंगे। चले जी, सहर शोएब से भी बात करते हैं। सहर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप क्या सोचती हैं कि इतनी तनकीद क्यों की जाती है फुप्पियों के ऊपर? आप भी किसी की फुप्पी होंगी? हाँ, मैं भी फुप्पी भी हूँ और मेरे बच्चों की फुप्पियाँ भी हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो खैर दोनों तरफ से बहुत अच्छा रहा। सही। लेकिन आई थिंक कि जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैं दूसरों के यहाँ देखती हूँ तो द प्रॉब्लम आई थिंक इट लाइज इन द रिलेशनशिप बिटवीन नंद एंड भाभी। तो अगर वहाँ से जब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है ना, तो फिर दैट डायरेक्टली जो है ना वो ट्रांसफर होती है बच्चों में, क्योंकि फुप्पी वो बन रही है बच्चे की वजह से। और बच्चा अगर इफेक्टेड है किसी एक तरफ से, तो वही वाली बात कि माँ से वो चूंकि ज्यादा अटैच होता है, तो माँ इज ऑलवेज राइट। तो फिर वो जब माँ की नजर से देखता है तो फुप्पी को फिर वो कहता है फुप्पियाँ इसलिए बुरी होती है क्योंकि उनकी अम्मी से नहीं बनती है, या अम्मी से तो वैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी नहीं बनती है, चाचियाँ भी होती हैं जिनसे नहीं बनती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना, सबकी अम्मियाँ होती हैं, घर में 10,000 मसले होते हैं, 10 झगड़े होते हैं, फिर बदनाम फुप्पियाँ ही क्यों? ये फोकस क्यों किया जाता है? इतनी मीम्स बनती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी अच्छा आपके घर में अगर कोई तकरीब हो रही है और अगर कोई नाराज़ हो गया और कोई किसी को प्रॉब्लम हो गई तो फुप्पी हैं वो, मतलब रिश्ता नहीं हुआ आपका और रिश्ते वाले को किसी ने भगा दिया, किसी ने रिश्ते में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो पुप्पो ने ही जो है ना वो बीच में जो है कोई ना कोई अटकाया होगा रोड़ा, पुप्पो ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ये फुप्पियाँ इतनी बदनाम क्यों हैं भाई? देखिए ऐसा होता है, सास और नंद का क्योंकि डायरेक्ट रिश्ता है। चची और जो है ना वो ताई वो जरा दूर चले जाते हैं। खास तौर पे जब घर में बेटा शादी करके आता है तो सास को लगता है कि उसका प्यार बढ़ गया है। अच्छा, सही है। और क्योंकि बेटी और माँ का रिश्ता बहुत करीब होता है, तो जब सास माँ जो है वो बहू को पसंद नहीं करती, तो बेटी ऑटोमेटिकली उसको पसंद नहीं करती। वहाँ से जो है ना बिगाड़ पैदा होता है, क्योंकि एक शादी करके ले आती हैं सास अपनी बहू को, लेकिन दिल में वो स्पेस नहीं दे पाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो अपनी उसकी तवज्जो जब बढ़ जाती है बेटे की, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऑटोमेटिक वो बच्चा जो है ना वो बेटे से ज्यादा उनको बहू का लगना शुरू हो जाता है। बेटा अपना है लेकिन जो बच्चा है वो बहू का है, तो उससे दूरी पैदा होती है। मैंने खुद भी बहुत जगह देखा है। अपना एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो काफी पहले मेरी फूफी की डेथ हो गई थी। लेकिन ये है कि प्यार मोहब्बत मुझे दिखता था, लेकिन क्योंकि वो मेरे अब्बू से बहुत प्यार करती थी, तो इस वजह से मैं भी उन्हें अच्छी लगती थी, मेरा भाई भी अच्छा लगता था। लेकिन एक बात है कि जो बच्चों का रुझान होता है अगर ननियाल की तरफ, तो वो होता सही है, क्योंकि वाकई खाला मामू जो है ना वो ज्यादा प्यार करते हैं बहन की निस्बत। लेकिन भाई की निस्बत वो बंटवारे वाली जो सूरत हाल आ जाती है ना दिल में, तो वो प्यार उनका नहीं डेवलप होता। मतलब अगर बहन भाई हैं और उनकी जायदादें हैं तो उस वजह से भी शायद मसला होता है कि भाई हमें इतना हिस्सा मिला या नहीं मिला, या फिर पता नहीं ये किस तरह का जो है वो रिश्ता होता है कि जो हर खातून जो है किसी ना किसी की फुप्पी है या बनेगी, तो जाहिर सी बात है ये सारा टाइटल तो उनके ऊपर भी जाता है ना कि तनकीद क्यों, ऐसा क्या करती हैं फुप्पियाँ जो है वो, जो भाभियाँ होती हैं उनके साथ मतलब ज्यादा झगड़ा करती हैं, ज्यादा बहस करती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, या मतलब आप खुद किसी की फुप्पी हैं, आप अपनी भाभी के साथ कैसी हैं? आपसे पूछूंगी आप अपनी भाभी के साथ मेरी भाभियों का जहाँ तक है ना, तो वो तो आउट ऑफ सिटी है एक तो, और दूसरे जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं तो अपने ही कामों में इतनी मशगूल होती हूँ कि मुझे उनकी अलमारियाँ खंगालने का टाइम ही नहीं होता। मेरे बच्चे, ये तो आप कह रही है ना वो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं हैरान होती हूँ इस चीज पर कि लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि हाँ भी कारीगरी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये जरूर है कि
फुप्पी और जो भाभी होती है ना, तो इनका एज डिफरेंस बहुत, एक्चुअली वो राइवलरी आ जाती है, एज गैप बहुत कम होता है। अपनी जो तो मदर होती है, अपनी जो वालिदा होती है, उनको फोन करके भड़काती है कि तुमने जो है ना वो ज्यादा शादी अच्छा, सास जो होती है वो तुमने जो है ना वो ऐसे रखना है, उस वजह से भी मामला ज्यादा बिगड़ते हैं ना। बूढ़ी होती है ना, तो वो अगर उन्होंने बहू ने कोई नया ड्रेस पहना तो उसको इतना फील नहीं होगा जितना नंद को होगा। नंद को अच्छा, पुप्पी का ही खून होते हैं भतीजे भतीजे, ठीक है ना, वो एक ये खून होता है ना, तो वो पुरानी उर्दू में कहते थे ना कि वो घुटना जो हमारा है, हाँ खून, हाँ तो वो तो होती है। पुप्पी तो भतीजे के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस बस एक ये छोटा सा नुक्ता होता है कि अगर उसने बच्चे की माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया या कहीं बारीकी लगा दी, तो वो कितना अच्छी बन जाए, वो कितनी अच्छी बन जाए, लेकिन बच्चा उसे देखेगा माँ की नज़र से, क्योंकि माँ ने जो अपने फोकस सेट किए होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। भाई ये जो फुप्पी है ना, इनसे प्रॉब्लम है, और ये जो है ना मेरी हिट लिस्ट पर है, और ये तंग करती है, तो इसलिए माँ को जो है ना वो एक मतलब मिसाल है कि जब खानदानों में शादियां होती हैं, तो जिस तरह एक दामाद आता है उसी तरह एक बहू आती है, दोनों बाहर से आते हैं, लेकिन दामादों के आगे चाय भी रखी जाती है, खाना भी रखा जाता है, उन्हें पूछा जाता है, तो वो तो फिर शहजादे होते हैं, अच्छी होती है, लेकिन बहुओं की नहीं रखा जाता, वहाँ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहू, किसी घर में बहू आती है और उसी तरीके से उनके बहनोई आ रहे होते हैं, तो बहनोई की जो है वो ज्यादा इज्जत हो रही होती है, या बहनोई को ज्यादा जाहिर है सर आंखों पर बिठा रहे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से बहुओं को तो उल्टा ये कहा जाता है ये अब आपका घर है, कल से आपने किचन संभालना है। बहुत सी बहुओं को शिकायत होती है, हमसे पूछा ही नहीं खाने का, इसका, फिर वहां से शिकायतें शुरू होती हैं। हालांकि वो उनको, अच्छा, फिर जो शादीशुदा नंदे होती है या गैर शादीशुदा होती है ना, तो वो कहती है हमारी शादी से पहले तो सोफा यहाँ रखा था, अब ये बहुत अच्छी बात की है आपने, सोफे चेंज किए तो ये गड़बड़ है। अच्छा, ऐसा है कि मेरी जो भाभी हैं वो हमारा थोड़ा एज गैप ज्यादा है, तो उनका तो सिर्फ मैं रिस्पेक्ट ही करती हूँ, और कोई बहन और माँ जैसा मेरा उनके साथ रिश्ता है। फिर भी कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब लगता तो होगा ना आपको कि फील, ये देखिए ये वाला यहाँ ना, यहाँ मेरे साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है। असल में उनकी बहनें क्योंकि सामने नहीं है मेरे, कि वो उनके साथ कैसे बिहेव करती हैं, और मेरे साथ तो ऐसा कर रही हैं, वो सब आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मैंने कभी जो है ना, मेरा कोई टाकरा नहीं हुआ इस किस्म का कि यार उसको इसने पूछा मेरा नहीं पूछा। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं बताऊं, मेरी भाभी के अलावा भाभियाँ भी बाज़ दफ़ा नंदों से बहुत मुकाबला करती हैं, बहुत मुकाबला करती हैं, ये मुझसे अच्छी कैसे नजर आ गई, ये इसकी अच्छी जगह शादी हो गई, इसने तो बहुत अच्छा दूल्हा देख लिया है अपना, और मेरा मियाँ जो है ये तो अपनी बहन को बहुत ज्यादा समझता है, ये तो मुझे नहीं समझता है। ये है, अच्छा पता है, ऐसे कहते हैं फुप्पी भतीजी एक साथ, लेकिन ये जो बीच में माएँ आती है ना, ये उस फुप्पी और भतीजे को एक साथ होने नहीं देती है, एक साथ होने क्योंकि उनको वो नंद अपनी पसंद नहीं होती है, शुरू से मुखालफत होती है। मैं दोनों को कहूँगी थाली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा नाजुक है कि इनमें गठजोड़ जो होना है ना वो नहीं हो पाता, और बहुत ही कम कुछ लोग ऐसे होते हैं। और अच्छा, मसला एक सारा ये भी है ना कि अगर कहीं पर फुप्पी बहुत अच्छी है, फुप्पो बहुत अच्छी है, बड़ी सीधी सादी सी फुप्पो है, वही शादी हुई भी है, वो अपने घर में सेटल हैं, आती हैं चली जाती हैं, वहाँ पर जो फुप्पी की जो भाभी है ना वो अच्छी नहीं है। अब उनको ये प्रॉब्लम है कि फुप्पी अगर उनके साथ ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर वो नहीं पूछ रही है, नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर फुप्पी ने पूछा नहीं है, वो अपने घर में मसरूफ है, वो आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर रही हैं, तो भाभियों को ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको तो हमारी परवाह ही नहीं है, उन्होंने तो हम पूछा ही नहीं, वो तो हमसे इतना जलते कि पूछते ही नहीं है। हालांकि वो ईद पे, बाकी दिनों में, आपके अहम दिनों में, आपके अच्छे बुरे में आपको पूछते हैं, लेकिन लोग भी ना, भाभियां भी ये चाहती हैं कि फुप्पियां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, उन्हें गॉसिप का जो है ना वो मौका मिले। इस पे करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि फुप्पियों पे इतनी तनकीद क्यों, ये जो फुप्पियाँ हैं ये बेचारी क्या करें, मतलब अगर भाइयों को पूछें, भाभियों को पूछें तो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत हो रही है, नहीं पूछें तो हमें पूछा नहीं, ठीक है मैं आना रवि इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन फिर आपको जब पूछा जाए तो आप जब खुशी से जवाब दे दें, जब वो आएँ आप मिल लें, जब आप जाएँ उनके दुख दर्द में तो इस तरह से मिल लें। क्या है कि ये एक ऐसा रिश्ता है आयशा जी कि ना ये एक्सट्रीम रिश्ता है, इसमें ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो जब जाएं बड़े प्यार से बात हो जाए और आप मिल के आ जाएं, मतलब आप अपनी फुप्पो से बड़ी अच्छे से बात कर लें, आपकी वालदा बड़े अच्छे से बात करें या फुप्पो बड़े अच्छे से बात करें। अगर आप बहुत दिनों में जाएं या बहुत दिनों में मिलें तो शिकवा, अगर आप बार बार जाएं और बार बार मिलें तो प्रॉब्लम, अगर वो ये पूछे कि भाई ये कैसा लग रहा है या हम किसी चीज़ में मशवरा ले लें और अगर आप सही मशवरा दे दें तो प्रॉब्लम, कि आपको तो प्रॉब्लम है, आप तो जल गए। अगर वो कोई तनकीद कर दें, फुप्पी कोई तनकीद कर दें तो भाभी को प्रॉब्लम,
भाभी कुछ कह दे तो फुप्पो को प्रॉब्लम, और ये एक अल्टीमेट मसला है। ये क्या मसला है, ये क्यों नहीं सॉल्व होता? इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर होना चाहिए, या क्या होना क्या चाहिए? अच्छा, खास तौर से जैसे कि फूफी और भतीजों का रिश्ता मैं बता रही हूँ, ये माँ को बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करना होता है, क्योंकि वो बच्चों के जो रिश्ते हैं ना वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो बेशक उनकी काफ़ी मुखालफत रही हो, लेकिन ददियार और ननियाल में ना बिल्कुल बैलेंस रख के बच्चों को बुराइयां नहीं करनी चाहिए, सास की या क्योंकि उनकी वो फुप्पी और दादी हैं, तो वो उनसे जो प्यार करती है ना वो वाकई रियल होता है। तो मैं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि माओ को ना उनका जो है ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए, ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए। और इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा अगर कोई किरदार अदा कर सकता है इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, वो शख्स है जो इन दोनों खवातीन के दरमियान चुप का किरदार अदा करते हैं, और होते जी जो हस्बैंड होते हैं ना वो, उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनकी जो वालदा है, मतलब यानी कि अगर कोई भाभी है और वो अपनी बहनों की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है, रुझान रखती है, तो भाई उनके जो हस्बैंड है वो भी बताए ना कि मेरी बहन भी इतनी प्यारी है, मेरी बहन भी मेरे साथ इस तरह से है, मेरी बहन भी जो है ना वो उतनी इज्जत देगी, प्यार करेगी। वो तो बिल्कुल वो खुद उनका झुकाव जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है। अगर किसी का भी पलड़ा भारी हो जाएगा ना तो फिर वहीं से खराबी शुरू होगी, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। इसमें होता है कि कभी-कभी नंदे बहुत अच्छी होती हैं, फूफियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भाभी जो है वो ये सोच रही होती है कि अच्छा चलो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, चलो बस शादी हो जाएगी तो फिर हमारी जान छूटेगी, फिर बच्चे तो भी छोटे बड़े होंगे तो हम ब्रेन वॉश कर देंगे। वहाँ पे भाभी का मसला होता है, कभी-कभी फूफियों में बड़े मसले होते हैं, भाभी बहुत अच्छी होती है। आप जब किसी की जब आप किसी की बेटी के लिए सोचते हैं ना कि आपको कोई मुफ्त की नौकरानी मिल गया है या आपके छोटे बच्चे को पाल के चला जाएगा, आपकी नंद है और उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आप ब्रेन वॉश कर देंगे, तो आपकी बेटी ने भी जाके किसी की फुप्पी बनना है और आपकी बेटी पे भी ये वक्त आना है। तो वो जो ये सारी चीजें होती है ना, बेटी को भी ये भी ट्रेन करके भेजती है। ये भी ट्रेनिंग अलग से होती है, पूरी पक्की होती है वहां से। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मर्द को जरूर, अगर वो बहन के किसी बात पर आके बीवी से पूछ रहे हैं कि आपने ये ऐसे क्यों किया, ये बात क्यों की, तो फिर उनमें इतनी करेज भी होनी चाहिए कि बहन से भी पूछें। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे अब्बू मतलब अगर मेरी अम्मी मुझे खालाओं से इंट्रोड्यूस करा रही हैं या खालाओं के बारे में बता रही हैं, भाई फला खाला तुमसे बहुत प्यार करती हैं, फोन आया था वो पूछ रही थी, अल्टीमेट अम्मी बता रही है ना, एक उनका जो प्यार है वो मुझ तक ट्रांसफर कर रही है, स्कूल से गए, अच्छा खाला का फोन आया था, अच्छा खाला जान ये कह रही थी, हाँ। तो मेरे अब्बू भी उसी तरीके से बात करते थे मुझसे, और मुझसे कहते थे नहीं देखो चचा आए थे, चचा पूछ रहे थे, नहीं वो ये कह रहे थे, तो शाम को तुमने जाना है, नहीं अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, तो सबसे पहले मिठाई जो है वो दादी के घर लेके जानी है, सबसे पहले पुप्पो के हाथ में जो है वो मिठाई देनी है। तो हमने ना ये सारा कुछ सीखा है, ये बेस्ट है भाई। हाँ, अगर ननियाल को अम्मी उस तरफ झुकाव है, सबका झुकाव होता है भाई, ठीक है मेरी अम्मी के लिए उनकी बहनें ज्यादा अच्छी है ना, लेकिन मेरे अब्बू के लिए भी उतना ही, अब्बू ने उतना ही बैलेंस किया। तो हमेशा जहन में ये चीज होती थी, अच्छा रिजल्ट आया तो सबसे पहले दादी के घर जाना है, सबसे पहले अगर मिठाई देनी है तो वो पुप्पो के हाथ में देनी है, अच्छा अगर कमरे में जाना है तो सबसे पहले पुप्पो के पास जाना है, पहले पुप्पो से मिलना है, फिर चाचियों के पास जाना है, अच्छा पुप्पो कहीं नाराज तो नहीं है, ये सारा कुछ। तो ये सारा बैलेंस कौन करता है? ये मर्द को ही करना चाहिए, बैलेंस करते हैं ना। अब वो अलग बात है, वो मैं नहीं बता रही कि उसके बाद मुझे क्या जवाब मिलता था वहां से। मेरा देखा हुआ ये है सिलसिला कि जैसे शादी वगैरह होती है ना, उस वक्त फुप्पो की और दादी की डिमांड्स हाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर। हमें बारात थी, हमें लेने क्यों नहीं आए, मतलब लेकर क्यों नहीं आए, और इस बात पे नहीं आना है, एंड टाइम पे अपनी इम्पोर्टेंस, ये मैंने देखा है। और बैठे ना कोने पे टेबल पे बैठ गए, हमें कोई लेने नहीं आया था शादी में, हाँ बस तुम लोग कर लो, हमारी कोई फिक्र है, मतलब एक बंदा घर में शादी हो रही है लेकिन को अलग से लेने के लिए आना जाना, ये एंड टाइम पे फरमाइशें, क्या सबा क्या चक्कर है? आप सोचिए ना, ये पता नहीं क्या चक्कर है, आप लोग फुफियां, आप लोग क्यों ऐसे हरकतें करते हैं? अच्छा मैं वही तो बता रही हूँ कि मैं तो अपने कामों में इतनी मसरूफ होती हूँ, आप लोग क्यों इतनी फुप्पी ही होती है, भाई की शादी पूरी की होती है, आप लोगों ने फुप्पी ने सारी बरी बनाई होती है, फुप्पी ने सब कुछ किया होता है, तो लेकिन उसके बाद वो करने के बाद वो अच्छा उसमें ये भी होता है ना कि अगर सारी बरी फुप्पी ने बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन वो क्या करेगी, वो फिर वही वाली बात, राइवलरी वाली बात कि दोनों हम उम्र होती है, वो दो जोड़े ना बरी जैसे अपने भी बना लेगी। तो जिस दिन दुल्हन पहन के खड़ी होगी ना, तो उसी दिन कहेगी भाभी देखो मैं भी ऐसा बनाया, यहाँ से जो गड़बड़ शुरू होगी ना वो बहुत बुरी होगी। शादी हुई भाई की, भाई टक्कर के जोड़े, मतलब पता ही नहीं चल रहा दुल्हन कौन है और नंद कौन है। हाँ जी, हाँ जी,
ऐसा सही। तो ना करें ना। ऐसा तो ना करें, तो फिर वो यही ना, गलत भाई है ना, आपने दुल्हन अपनी से भाभी ज्यादा जैसा क्यों बनाया है, आपने भरी बनाई है तो आपकी थोड़ी शादी हो रही है। हाँ, उसको अलग लेट बना डाउन लो। नहीं करना चाहिए ना, हाँ, मतलब सही। उसकी स्पेशल चीज स्पेशल रहने दो। हाँ, तो फिर अब वो अच्छा, फिर पॉलर आप- अगर बाल डाई हाँ, करवाने भाभी गई हैं, तो अगर नन नहीं गई हैं तो वो तो जिंदगी उनकी अजाब उनकी कर अम्मी देंगी। कहेंगी देखो तुम्हारी भाभी कैसे फैशन करती है, देखो कहाँ जा रही है, कहाँ तुम भी जा रही वहीं है, तुम चलो। भी जाओ। भाई आप अपनी भाभी वाले पॉलर में क्यों जा रही है? मेरा पहला सवाल ये, आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, हर किसी की अपने पर्सनल दोस्त होते हैं, हर किसी का पर्सनल कंसर्न होता है। अब हम आपस में बैठे हुए हैं, हमारी अपनी अच्छी गैदरिंग है, हमारी अपनी अच्छी गुफ्तगू है, हम अपनी अच्छी बात कर रहे हैं। अब मेरे साथ अगर मेरे इन लॉज हैं या मेरे साथ इस तरह से हो, तो वो आपके साथ आके मर जाओ तो वो कैसा लगेगा? या आपके साथ इस तरह से हो तो आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको मुस्तकिल फॉलो करे जा रहा है? तो ये तो एक अजीब सी बात अच्छा, है। ये मैंने रिश्ते फोर्स बहुत भी देखा करते है। हैं ना बड़े। हाँ। फॉलो। हाँ हाँ, मतलब नन जो है वो भाभी की बिल्कुल वो बन जाती है, बिल्कुल कहना चाहिए कि कॉपी बन जाती है अमजाद। भाभी। हाँ, अगर भाभी जो है वो मार्केट जा रही है, मॉल जा रही है, साथ मैं भी वहीं में। जाऊंगी। भाभी जिस पॉलर में जाएंगी मैं भी उस पॉलर में कपड़े भी जाऊंगी। वही खरीदते हैं। भाई कपड़े भी फिर वैसे ये लेने हैं। राइवलरी रिश्ता बच्चे का और पुप्पी का रिश्ता खराब करती हाँ, है। और वो ये इसमें नहीं ना सोचती बहुत कि सारी हम किसको टारगेट फैमिलीज कर इस रहे हैं। बात पर प्राउड करती हैं कि भाभी ने और नन ने एक जैसे कपड़े बनाए हुए। क्यों भाई, क्यों और क्या? बनाए हुए? आपकी उससे पहले अलग अलग थॉट थे, तो आप बिल्कुल। हर किसी को स्पेस देना। हाँ, अगर वो खुशी से खुद ही भाभी कह रही है कि नहीं भी आपने तो जो है मुझे ही कॉपी करना है और मैंने आपको बिल्कुल अपना शैडो बना के अपने साथ साथ रखना है। भाई रिश्ते फोर्स नहीं करने चाहिए। फोर्स मतलब नहीं करना अगर वो चाहिए। दोनों एक अलग अलग बैकग्राउंड से है ना, तो लेट द टाइम डिसाइड कि भाई वो दोनों आपस में किस तरह से कोऑपरेट करती Cooperate है। करते अब हैं, पहले दिन अगर भाभी को कह दें या वलीमे नंद को में कह जहाँ से दें भाभी कि तैयार भाई होंगी, आपने वहीं से इससे नंद झुके तैयार रहना होंगी है। पार्टी नहीं में नहीं कभी। नहीं होता ना भाई इस तरह ये से। तो बहुत कॉमन है सबा, बहुत ये तो कॉमन। सब common मिलके है। एक ही पॉलर जाते मतलब हैं। पॉलर वालों के ना अब ये हालात हो गए हैं कि वो काउंटर पे जाके जब पूछते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप तीन है, आप नंद होंगी। अच्छा, दुल्हन कौन सी है इसमें दुल्हन से? कौन सी है इसमें से? ड्रेसेस भी वही होते उनको हैं, पता हाँ। होता है कि अच्छा जी अब भाभी आई है तो उनके साथ एक नंद होंगी, फिर एक छोटी बहन होंगी, फिर एक जेठानी होंगी, एक देवरानी होंगी, पूरा खानदान जो है पूरा ना खानदान एक ही वहीं जगह से से। तैयार होगा। और वो जो दुल्हन तैयार हो रही होगी उसको देख देख के पूछते रहेंगे अच्छा आपने अच्छा, ये क्या तो लगाया आपने हाँ तो? ये मुझे भी लगा दें, ये मुझे भी लगा हालांकि दें। उसकी शक्ल अलग है, उसका कॉम्प्लेक्शन अलग है, तुम कुछ और लगने लगी हो वो करके, लेकिन भैया अच्छा फिर अच्छा, उसने- आपको क्या लगता है कि भाभी को क्या इसमें कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? अभी तो नंद की सारी भाभी को क्या भाभी कैसे को बिहेव करना चाहिए? काम क्या लोगों के करें? साथ? भाभी को ना अपने मियाँ को कहना चाहिए कि भाई ये जो है ना सबकी बाउंड्री है और ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आपकी आजादी मेरा वहाँ सवाल खत्म होती ये- है जहाँ से आप मेरी नाक शुरू होती है। मेरा आप सवाल नहीं ये वो कर सहर सकते। आपसे कि भाभी कैसे ठीक होंगी, क्योंकि इन दी एंड भाभी भी तो किसी की फुप्पी हैं। हाँ, तो भाभी जो है एक भाभी अपने के अंदर घर भी तो जाके भाभी अपने वो घर वाला जाके problem बिल्कुल भी ना है। बोले, मतलब भाभी अपने मैके जाके तो बिल्कुल भी ना बोले कि जब मैं थी तो वो डिनर सेट यूज होता था, अब ये क्यों निकला है? नहीं ये वापस जाएगा। नहीं भाई तुम यहाँ आई हो, खाना खाओ जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कि आप क्या थी चीज़- तब आप हाँ। थी, अब आप नहीं है तो आप नहीं आप है। थी, वो है, वो वो है। रहेगी, आप चली गई। तो सही इस बात चीज है। को जब हम फैक्ट को यानी समझ लेंगे ना, और अच्छा इस सूरत हाल में अगर कोई आपको डिसरिगार्ड करता है वो गलत बात है। अगर आके आप पर कोई तनकीद करता है, आपके अच्छे कामों के हवाले से कोई बैशिंग करता है, कोई बुरी बात करता है, वो गलत है। लेकिन आपकी जब एक्सिस्टेंस, अगर आप किसी जगह पर नहीं है तो आप किसी जगह पर नहीं है ना, लेकिन जब आप है मैंने तो एक ऐसी शादी भी देखी है हाँ। कि वो दुल्हन बैठी हुई है, मायूं हो रहा है, और जो नंद है उसने अपने बच्चे छोड़ दिए हैं, तो वो जो जितना मेवा आया था वो बच्चों ने खा इसकी खा मिसाल के इस तरह से फेंक कि दिया। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बहुत सारी मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो तो ये सारा कुछ करती हैं, आप ये क्यों नहीं करती? भाई मैं किसी को कॉपी क्यों करूं? हमारा अपना शो है, हमारा अपना हाँ, कंटेंट है। बिल्कुल। इस ये वही है ना कि आप ऐसे क्यों नहीं करती? तो इसी तरह से नंद भाभी में भी ये तो भाई तुम्हारी भाभी भी तो ये कर रही है, तुम भी तो हाँ, ये करो। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम होती है। चले जी, ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है, बातें खत्म होने Endless वाली है, नहीं है, endless, हाँ। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया शो का। बहुत शुक्रिया सहर, बहुत शुक्रिया Thank you. आयशा जी, आप Thank you हमारे so शो much. पे आई। अच्छा जी, आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा जरूर हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।